इस कायनात में दो टाइप के प्लांट्स ज़मीन पर पाए जाते हैं, एक नॉन वास्कुलर प्लांट्स और दूसरे वास्कुलर प्लांट्स। जितने भी नॉन वास्कुलर प्लांट्स इस ज़मीन पर मौजूद हैं उन्हें डिवीजन ब्रायोफाइटा में रखा गया है। तो ये बात हमने याद रखनी है कि जितने डिवीजन ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स रखे गए हैं वो नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं। यहाँ पर इस टॉपिक में हम इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स जो डिवीजन ब्रायोफाइटा में रखे हैं इनमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कॉमन हैं या जनरल कैरेक्टर्स भी हम उनको कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स वो पहले प्लांट्स थे जिन्होंने ज़मीन पर अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। कि ज़मीन पर जो प्लांट्स पहली बार डेवलप हुए वो नॉन वास्कुलर प्लांट्स थे। लेकिन चूंकि अभी ज़मीन पर प्लांट्स के ग्रो होने का सिलसिला शुरू हुआ था, लिहाजा प्लांट्स जो हैं इनमें ऐसी कुछ अडेप्टेशंस नहीं थी, मोस्टली ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, जिसकी वजह से ज़मीन पर ये उन्हीं जगहों तक अपने आप को ग्रो कर सके जहाँ पर या तो नमी मौजूद थी या जहाँ पर सायादार जगह मौजूद थी। कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स ठीक है कि ये पहली बार ज़मीन पर डेवलप हुए, लेकिन चूंकि ये इतने ज़्यादा हाईली डेवलप्ड प्लांट्स नहीं थे, लिहाजा ज़मीन पर ये उन जगहों तक ही अपने आप को ग्रो कर सके, महदूद रखा जहाँ पर या तो नमी मौजूद थी या जहाँ पर सायादार जगह मौजूद थी। इसके अलावा तीसरे जो करैक्टर है इनके बारे में ये कहा जाता है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये प्लांट्स ग्रीन एल्गी में आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशंस से जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं जो डिवीजन ब्रायोफाइटा में रखे गए हैं इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो ग्रीन एल्गी हैं और उन ग्रीन एल्गी में ही मॉडिफिकेशन से ये प्लांट्स डेवलप हुए हैं। तो इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो ग्रीन एल्गी हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट करैक्टर है वो बड़ा कॉमन है कि इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद नहीं होते। जितने भी नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मौजूद नहीं होते और यही डिफरेंशिएशन की वजह है वास्कुलर प्लांट्स में और नॉन वास्कुलर प्लांट्स में। तो अब अगर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं हैं, जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं हैं, तो फिर इनमें वाटर की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? जाइलम तो मौजूद नहीं है। तो देखा ये गया है कि इन प्लांट्स में वाटर ऑस्मोसिस के जरिए ही पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि खुराक की ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में डिफ्यूजन के जरिए होती है। तो चूंकि कंडक्टिंग टिश्यूज प्लांट्स में मौजूद नहीं है, लिहाजा वाटर की ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस के जरिए होगी और खुराक की ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के जरिए होगी। लिहाजा कंडक्टिंग टिश्यूज ना होने से इन प्लांट्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा क्यूटिकल जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिन होती है, बारीक होती है। अब क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक लेयर होती है, एक बारीक सी लेयर होती है जो कि लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होती है। तो इनमें क्यूटिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। इसके अलावा जितने भी नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं ये वाटर के बगैर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है, वो ज़मीन पर भी पाया जाता है, पानी में भी मौजूद होता है, लेकिन फ्रॉग्स हमेशा रिप्रोडक्शन वाटर में ही करते हैं। इसी तरह ये जो प्लांट्स हैं ये भी रिप्रोडक्शन वाटर के बगैर ही नहीं कर सकते। वाटर होगा तो ये रिप्रोडक्शन करेंगे, इसलिए इनको हम एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। और दूसरा जो है ये फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। इन प्लांट्स में जितने भी नॉन वास्कुलर प्लांट्स इस ज़मीन पर मौजूद थे या मौजूद हैं, इनमें फ्लावर जो हैं वो मौजूद नहीं होते। लेकिन कोई भी प्लांट है वो अपनी लाइफ दो जनरेशन्स में गुजारता है, एक गैमीटोफाइट जनरेशन और दूसरी स्पोरोफाइट जनरेशन। कोई भी प्लांट अपनी लाइफ जो है वो दो जनरेशन्स में गुजारता है, एक गैमीटोफाइट जनरेशन
और दूसरी को हम स्पोरोफाइट जनरेशन का नाम देते हैं। अब ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में जो मेन जनरेशन है, मेन जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, वो गैमीटोफाइट जनरेशन की सूरत में पाई जाती है। उसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट। मतलब ये कि ब्रायोफाइट्स जिस शक्ल में हमें नजर आते हैं जमीन पर, उस जनरेशन को हम कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन। अब ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन, जो कि जैसे ये मिसाल के तौर पर, जैसे अगर ये ज़मीन है, अर्थ है, और ये उसके ऊपर वाटर जो है वो मौजूद है, जो मॉइस्ट सॉइल है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। स्टूडेंट्स याद रखें कि कोई भी प्लांट जो है वो अपनी लाइफ 2 जनरेशन्स में गुजारता है। एक जनरेशन को हम गैमीटोफाइट जनरेशन कहते हैं और दूसरी जनरेशन को हम स्पोरोफाइट जनरेशन का नाम देते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं, ये जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, ये भी अपनी लाइफ 2 जनरेशन्स में गुजारते हैं, गैमीटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन। अब ये जो प्लांट्स हैं, इनकी जो मेन बॉडी होती है, मतलब ये कि ये प्लांट्स हमें नज़र किस जनरेशन में आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर वाटर मौजूद है, मॉइस्ट सॉइल है, और ये 2 ब्रायोफाइट प्लांट मौजूद हैं। अब ये जिस शक्ल में हमें नज़र आ रही है, ये जो जनरेशन है, ये इनकी गैमीटोफाइट जनरेशन है, जिसको हम कहते हैं कि ये इनकी मेन प्लांट बॉडी है। जिस सूरत में ब्रायोफाइट्स हमें ज़मीन पर उगे हुए नज़र आते हैं, वो उनकी कौन सी जनरेशन होती है? गैमीटोफाइट जनरेशन होती है। और ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन होती है इन प्लांट्स की, ये टोटली इंडिपेंडेंट होती है, ये क्योंकि ये अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुद तैयार कर सकते हैं। वाटर जो है ये ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो बासानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लिहाजा ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते। तो वो प्लांट्स जिनमें गैमीटोफाइट जनरेशन की सूरत में बॉडी पाई जाती है, उसे हम डोमिनेंट। तो इसका मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स में जो मेन जनरेशन है या जो डोमिनेंट जनरेशन है वो गैमीटोफाइट है, क्योंकि गैमीटोफाइट की सूरत में हमें ब्रायोफाइट्स नजर आते हैं। अब देखना यह है कि ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन होती है ब्रायोफाइट्स की, जो हमें नजर आती है, इसकी शेप किस किस्म की होती है। तो जितने भी ब्रायोफाइट्स इस ज़मीन पर मौजूद हैं, तमाम ब्रायोफाइट्स में जो गैमीटोफाइट होती है वो थैलस शेप होती है। थैलस शेप का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसमें स्टेम लाइक, रूट लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हों। ऐसी प्लांट बॉडी जो दिखने में स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, लेकिन एक्चुअल में वो रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते। जैसा कि अगर यहाँ पर आप देखें, एक प्याला नुमा जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें हमें स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि अगर आप इस बॉडी पर भी गौर करें तो इसमें हमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी बॉडी जिसमें स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, लेकिन असल रूट, स्टेम, लीफ ना हो, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं थैलाइड बॉडी या थैलस शेप बॉडी। तो याद रखें, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनमें जो गैमीटोफाइट बॉडी होती है वो किस शेप की होती है? वो थैलस शेप की होती है। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ब्रायोफाइट की गैमीटोफाइट जनरेशन मौजूद है। अब जब ये गैमीटोफाइट मैच्योर होगी, जब ये प्लांट्स की गैमीटोफाइट जनरेशन मैच्योर होगी, तो हम देखेंगे ऑन मैच्योरेशन दे प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो बनेंगे। मेल जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे एंथीरिडिया, और जो फीमेल पार्ट होगा उसे हम कहेंगे आर्चिगोनिया। तो ब्रायोफाइट्स में गैमीटोफाइट बॉडी जो कि हैप्लॉइड होती है, ये जब मैच्योर होती है
तो गेमिटोफाइट बॉडी मेच्योर होने पर इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनिया जो है वो बनते हैं। फिर क्या होता है, इस एंथ्रीडिया में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमीट्स बनेंगे जिन्हें एंथीरोजोइड्स जो है वो कहा जाता है, स्पर्म्स भी कह सकते हैं। जबकि आर्चिगोनिया में जो है वो फीमेल गैमीट एग जो है वो डेवलप होता है, जिसे हम ओवम भी जो है वो कह सकते हैं। तो गेमिटोफाइट बॉडी है, मेच्योर होने पर एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेंगे। फिर एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया में मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे। अब देखा ये क्या है कि जब ये मेल गैमीट्स बनते हैं तो ये एंथ्रीडिया से वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं और वाटर की मदद से ये एंथीरोजोइड्स, ये मेल गैमीट्स मूव करते हुए ये आर्चिगोनिया में दाखिल होते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर मेल गैमीट्स वाटर की मदद से आर्चिगोनिया में दाखिल होंगे और फर्टिलाइजेशन का बायस बनेंगे। यही वजह थी कि हमने इन प्लांट्स को एम्फीबियन प्लांट्स का नाम दिया था कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर के बगैर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर वाटर नहीं होगा तो ये मेल गैमीट्स एग तक नहीं पहुँच पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगी। तो क्या होगा, मेल गैमीट्स जो हैं ये एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, जिससे यहाँ पर ही एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई है यहाँ पर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम जाइगोट का नाम देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट होगा ये आहिस्ता आहिस्ता गेमिटोफाइट से वाटर हासिल करेगा, फूड हासिल करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये एक और जनरेशन में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, डेट इज नोन एज स्पोरोफाइट जनरेशन, डेट इज नोन एज स्पोरोफाइट जनरेशन। तो जाइगोट से क्या डेवलप होगा, स्पोरोफाइट। अब जाइगोट चूंकि डिप्लॉइड है तो जो स्पोरोफाइट बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा और तो ब्रायोफाइट्स में जो दूसरी जनरेशन है उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, जो डिप्लॉइड होती है, जो कि पार्शली या टोटली डिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्पोरोफाइट बन रहा है ये फूड कहाँ से ले रहा है, ये वाटर कहाँ से हासिल कर रहा है, ये गेमिटोफाइट से हासिल कर रहा है। अब कुछ ब्रायोफाइट्स, ज्यादातर ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है फॉर होल लाइफ ऑन गेमिटोफाइट, लेकिन कुछ नॉन वास्कुलर प्लांट्स में, ब्रायोफाइट्स में देखा गया है कि शुरू में स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद जो है ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब स्पोरोफाइट बॉडी जो है ये कुछ इस किस्म की होती है, जिसको हम 3 हिस्सों में अमूमन डिवाइड करते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो गेमिटोफाइट बॉडी जो कि मेन प्लांट बॉडी है वो थैलस शेप होती है, जबकि स्पोरोफाइट बॉडी जो है फुट, सीटा और कैप्सूल पर मुश्तमिल होती है। अब जब ये स्पोरोफाइट डेवलप होता है, बन जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो स्पोरोफाइट के कैप्सूल में यहाँ पर मियोसिस की मदद से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। क्योंकि डिप्लॉइड है बॉडी तो इसमें मियोसिस होगी जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो बनेंगे और ये स्पोर्स जो हैं ये कैप्सूल से जो हैं वो फिर रिलीज कर दिए जाएंगे इनटू द एनवायरनमेंट। तो हवा के ज़रिए ये स्पोर्स जो हैं वो इर्द गिर्द जो हैं वो ज़मीन पर जिस जगह पर भी ये गिरेंगे वहाँ पर जर्मिनेट करके ये नए गेमिटोफाइट, ब्रायोफाइट प्लांट्स में जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। तो यूं आप देखें कि रिप्रोडक्शन में जो है वो गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है और स्पोरोफाइट से फिर दोबारा गेमिटोफाइट बन रहा है। तो दोनों जनरेशन्स क्या कर रही हैं, अल्टरनेट कर रही हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, तमाम ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जरिए होती है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है तो दरअसल 2 जनरेशन्स एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रही होती हैं। और अगर ये दोनों जनरेशन शेप के लिहाज से डिफरेंट है, जैसा कि गेमिटोफाइट थैलस शेप है, स्पोरोफाइट डिफरेंट है, तो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रो मीन डिफरेंट, मॉर्फिक मीन शेप। तो ब्रायोफाइट्स क्या शो करती हैं, ऑल ब्रायोफाइट्स, ऑल नॉन वास्कुलर प्लांट्स शोज हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो जब हम इनमें रिप्रोडक्शन स्टडी करते हैं तो उनमें हमें
हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो तमाम ब्रायोफाइट्स जो हैं वो इसी मेथड से, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करती हैं। यही वजह है कि इस मेथड को हम जनरल करैक्टर्स की सूरत में पढ़ रहे हैं। जनरल करैक्टर्स का मतलब जो तमाम प्लांट्स पर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो इस पूरे लेक्चर से अगर हम कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो हासिल करें तो इसमें चार की पॉइंट्स बनते हैं। नंबर 1, नॉन वास्कुलर प्लांट्स, डिवीजन ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स हैं वो नॉन वास्कुलर होते हैं। गैमीटोफाइट जो है वो इनका हैप्लॉइड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट इनका मोस्टली डिपेंडेंट होता है और डिप्लॉइड होता है, और इनमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो मौजूद होती है।